नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम पर। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यदि आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको इस चैनल से अवश्य लाभ होगा। आपके तैयारी को मैं बहुत ही आसान कर दूंगा। ठीक है, देखिए वर्तमान समय जो लोग BTC का प्रशिक्षण ले रहे हैं, आज का वीडियो उन्हीं के सेकेंड सेमेस्टर पर आधारित है। आपका जो यह वीडियो है BTC सेकेंड सेमेस्टर पे है, जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। देखिए, जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, आपको यहाँ पे फैक्ट को रटवाना नहीं है, बल्कि आपकी समझ को विकसित करना है, जिससे एग्जाम में आप अच्छे से अपने कॉपी पे आंसर राइटिंग कर सकें, जिससे आपका नंबर जो है अधिक से अधिक आ सके। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जो वीडियो में बताऊँगा, मेरा मकसद नहीं है कि मैं आपको रटवा दूँ। मेरा यह उद्देश्य है कि मैं आपकी समझ को मैं विकसित करूं, जिससे आप क्या करें, इसे समझें और आप इसे अपने भाषा में अच्छे से लिख सकें। ठीक है, चलिए आइए बिना देरी किए आपकी वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, शिक्षा क्या है, जो पहला क्वेश्चन बनता है आप एग्जाम में, शिक्षा क्या है या शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा से आप क्या समझते हैं। देखिए, शिक्षा क्या, व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित गुणों का विकास करना ही शिक्षा है। देखिए, एक उदाहरण के माध्यम समझते हैं। देखिए, व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है, वो क्वालिटी है, वो गुण है, बस उसे विकसित करना है। विकसित करने का कार्य कौन करेगा, शिक्षा करेगी। ठीक है, शिक्षा क्या है, व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित गुणों का विकास करना। व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित गुणों का विकास करना ही शिक्षा है। देखिए, व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का विकास करती है कौन, शिक्षा। व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का क्या करती है, विकास करती है, उसे हम क्या कहेंगे, शिक्षा कहेंगे। देखिए, आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। प्राचीन काल में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताइए, या वैदिक काल में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। देखिए, प्राचीन काल या वैदिक काल एक ही है। ठीक है, आधुनिक काल में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताइए। ठीक है, चलिए बारी बारी से सब पे हम डिस्कस करें। देखिए, जो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ किससे, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ सीखना या जानना है। यदि क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर में, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ लिखिए, आप पहले शिक्षा की परिभाषा लिखोगे। शिक्षा की परिभाषा लिखोगे, व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का विकास करना ही शिक्षा है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ सीखना या जानना है, तब तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बस सीखना या जानना लिख दोगे तो वो पूरा नंबर कहाँ से देगा। ठीक है, आगे चलिए। देखिए, प्राचीन काल या वैदिक काल में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा ही लिखा हूँ, आप इसको जब नोट्स बनाएंगे आप इसे पूरा लिखेंगे। ठीक है, आप लिखने में कोताही नहीं करेंगे। देखिए, प्राचीन काल या वैदिक काल में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, आप कहेंगे प्राचीन काल या वैदिक काल में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, विद्या से है। विद्या जो है विद धातु में आप प्रत्यय लगाने से बना है। पूछा जाता है विद्या जो किस धातु से बना, आप कहेंगे विद्या विद धातु में आप प्रत्यय लगाने से बना है। ठीक है, देखिए, तो जो प्राचीन काल में हमने बात किया। देखिए, आधुनिक काल में शिक्षा है, जो शिक्षा है वो शिक्षा का अर्थ क्या, आधुनिक काल में शिक्षा का अर्थ एजुकेशन है। ठीक है, आगे चलिए। देखिए, प्राचीन काल या वैदिक काल की शिक्षा पर प्रकाश डालिए। ठीक है, आपसे यह क्वेश्चन मान लीजिए 2 नंबर में, यह क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से, प्राचीन काल या वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, या प्राचीन काल या वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था को संक्षेप में लिखिए। प्राचीन काल या वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। यदि आप यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आ गया तो आप कैसे लिखेंगे, हम देखिए इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, यदि वो मान लीजिए आपसे देता प्राचीन काल का या वैदिक काल का, यदि प्राचीन काल देता आप कहेंगे प्राचीन काल का संबंध वैदिक काल से है। वैदिक काल कहेगा आप कहेंगे वैदिक काल का संबंध प्राचीन काल से। ठीक है, क्वेश्चन को जिस तरह से पूछे आप उस तरीके से उसको घुमा देंगे। देखिए, प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था प्रकाश डाले, आप कहेंगे प्राचीन काल का संबंध किससे है, वैदिक काल से है। वेदों पर आधारित शिक्षा को हम वैदिक शिक्षा कहते हैं। आप कहेंगे ना, वेदों पर आधारित शिक्षा को हम क्या कहेंगे, वैदिक शिक्षा कहते हैं। देखिए, आप इसके आगे कैसे लिखेंगे। देखिए, जो वैदिक काल में जो शिक्षा थी आप कैसी थी, वो धार्मिक थी। वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी, धार्मिक थी, अर्थात आध्यात्मिक शिक्षा थी, वेदों पर आधारित शिक्षा थी। ठीक है, उसके आगे लिखेंगे। देखिए, वैदिक काल में शिक्षक को गुरु या आचार्य कहते थे। वैदिक काल में शिक्षक को हम क्या कहते थे, गुरु या आचार्य कहते थे। देखिए, वैदिक काल की शिक्षण विधि कैसी थी, आप कहेंगे वैदिक काल की शिक्षण विधि श्रवण मनन व निधिध्यासन थी। श्रवण में सुनना आप जानते हैं, मनन में दोहराना जानते हैं, निधिध्यासन आपको नहीं पता है। आप कहेंगे श्रवण में सुनना, मनन में दोहराना, निधिध्यासन में गुरु के द्वारा कही गई बातों को अपने जीवन में उतारना क्या था, वो निधिध्यासन था। वैदिक काल की शिक्षण विधि क्या थी, श्रवण मनन व निधिध्यासन थी। ठीक है, वैदिक काल की क्या शिक्षण विधि थी। देखिए, वैदिक काल में जो शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी, आप कहेंगे वैदिक काल की जो शिक्षा संस्कृत भाषा में दी जाती थी। वैदिक काल की शिक्षा जो चूंकि वेद थे, वेदों का अध्ययन था, संस्कृत भाषा में था। वैदिक काल में जो शिक्षा थी संस्कृत भाषा में दी जाती थी। और वैदिक काल की शिक्षा कैसी थी, आप कहेंगे वैदिक काल की शिक्षा मौखिक थी।
ठीक है, आगे चलिए। जिसका पूछा जाएगा वैदिक काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, आप कहेंगे वैदिक काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। ठीक है, देखिए कोई भी शिक्षा हो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आप बीटीसी या बीएड कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, एक शिक्षक बनना है। आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, इंजीनियर बनना है। आप आरटीआई कर रहे हैं, आपको किसी कंपनी में जाना है। ठीक है, किसी न किसी शिक्षा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो वैदिक काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, मोक्ष प्राप्त करना। आगे चलिए, देखिए पूछे वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, आप पाएंगे वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था कैसी, आप पाएंगे शिक्षक केंद्रीय व्यवस्था थी। अब शिक्षक केंद्रीय व्यवस्था क्या होती है, वो व्यवस्था जहाँ शिक्षक की क्या होती है, प्रधानता होती है। जो शिक्षक कहता है बच्चे वही पढ़ते हैं, जो शिक्षक कहेगा बच्चे वही करेंगे। यह क्या वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था थी। लेकिन आधुनिक काल की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, आप पाएंगे आधुनिक काल की शिक्षा व्यवस्था बालक केंद्रीय है। बालक जो कहेगा शिक्षक वही पढ़ाएगा, बालक जैसे कहेगा शिक्षक उसे उस तरीके से पढ़ाएगा। ठीक है, यह क्या है, आधुनिक काल की शिक्षा व्यवस्था है। आधुनिक काल में जो शिक्षा वो आधुनिक काल की मतलब वैदिक काल में जो भाषा थी वो संस्कृत थी, लेकिन आधुनिक काल की भाषा क्या है, आप पाएंगे मातृभाषा है। आधुनिक काल में किस पे जोर दिया गया है, मातृभाषा पर जोर दिया गया है। ठीक है, आगे चलिए, देखिए यहाँ से तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे गुरुकुल क्या है, पूछा जाए आपसे गुरुकुल क्या है, आप बताएंगे। देखिए गुरुकुल वह विद्यालय है जहाँ बच्चे अपने घर को छोड़ के गुरु के घर पे गुरु के द्वारा या गुरु के कुल के द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम गुरुकुल कहेंगे। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ देखिए आप ये अभी क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आगे चलिए, देखिए हाँ वैदिक काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, आप कहेंगे मोक्ष प्राप्त करना, लेकिन आप इसे लिखेंगे साप विद्या या विमुक्ति। देखिए यह जो है संस्कृत भाषा का थोड़ा शब्द है, साप विद्या या विमुक्ति, जिसका अर्थ होता है शिक्षा ऐसी हो जो हमें मोक्ष प्रदान करे। यह कथन किसका, आप कहेंगे यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है, साप विद्या या विमुक्ति। ठीक है, वैदिक काल में इसके प्रमुख संस्कार हैं, आप जानते होंगे कौन कौन, उपनयन संस्कार है, चूड़ाकर्म संस्कार है, समावर्तन संस्कार। देखिए उपनयन और चूड़ाकर्म संस्कार आप पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हैं, किंतु समावर्तन संस्कार है, इसको आप पढ़ते हैं तो आपको यह याद हो जाता है एक ही बार में। देखिए उपनयन संस्कार क्या होता है, जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है तो माता पिता के द्वारा उसे गुरुकुल लेके जाया जाता है। उस समय जो संस्कार होता है उसे समावर्तन संस्कार कह लेते हैं। चूड़ाकर्म संस्कार क्या है, गुरुकुल में मतलब गुरुकुल में प्रवेश के समय बालक का जो संस्कार किया जाता है उसे चूड़ाकर्म संस्कार कहते हैं। विद्यार्थी जीवन के समाप्ति में जो संस्कार होता है उसे समावर्तन संस्कार कहते हैं। ठीक है, देखिए इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, आप यह इन दोनों को भूल जाएंगे। तीसरा वाला था अपने आप में ही ट्रिक है, समावर्तन समाप्ति, यह तो अपने आप में ही एक क्या है, ट्रिक है। लेकिन आप यह उपनयन और चूड़ाकर्म में भूल जाते हैं। देखिए उपनयन के लिए एक ट्रिक है मेरे पास। देखिए जो माता पिता के द्वारा गुरुकुल भेजते समय, मतलब माता पिता अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं, गुरुकुल भेज रहे हैं, मतलब माता पिता अपने नयन से दूर कर रहे हैं, किसको, अपने बच्चे को। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम उपनयन कह देंगे। जब बच्चे को अपने नयन से दूर करेंगे तो उसे हम उपनयन कह देंगे। देखिए अब चूड़ाकर्म क्या कहते हैं, गुरुकुल में प्रवेश के समय गुरु के द्वारा बच्चे का जो संस्कार किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, चूड़ाकर्म संस्कार कहेंगे। देखिए गुरु लोग क्या रखते हैं, गुरु लोग चुंडी रखते हैं। जो लोग चुंडी रखते हैं इससे हम ट्रिक बना लेंगे, चूड़ाकर्म संस्कार वही करेंगे। कौन करेंगे, गुरु करेंगे। किस समय, जब बालक विद्यालय में प्रवेश लेगा तो उसका क्या करेंगे, चुंडी बना देंगे। तो चूड़ाकर्म संस्कार किसके द्वारा किया जाता है, गुरुकुल में प्रवेश के समय गुरु के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको बहुत अच्छी तरीके। देखिए आगे चलते हैं। देखिए आधुनिक काल में शिक्षा का अर्थ, आधुनिक काल में शिक्षा का अर्थ क्या था, आप कहेंगे आधुनिक काल में शिक्षा का अर्थ एजुकेशन है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। देखिए शिक्षा धातु में आप प्रत्यय लगाने से बना है। ठीक है, आगे चलिए। देखिए जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के 3 शब्दों के मिलने से बना है। कौन कौन शब्द है, देखिए एजुकेटम, एजुशेयर, एजुकेयर। एजुकेटम, एजुशेयर, एजुकेयर। देखिए आप लोग भी साथ में बोलिए। देखिए एजुकेटम, एजुशेयर, एजुकेयर। एजुकेटम शिक्षित करना, एजुशेयर विकसित करना, एजुकेयर आगे बढ़ाना या बाहर करना। ठीक है, यह जो क्वेश्चन आपसे देखिए यूपी टेट वगैरह में भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एक बार। देखिए आधुनिक काल में शिक्षा पर प्रकाश डालिए, या आधुनिक काल में शिक्षा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। ये क्वेश्चन जो है मैं दे रहा हूँ, मान लीजिए एग्जाम में आया हुआ, आप कैसे लिखेंगे, थोड़ा उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे यदि अभी से, तभी तो आप लिख पाएंगे। देखिए वही लिखेंगे जो अभी आपने ऊपर पढ़ा। देखिए आधुनिक काल में शिक्षा को हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन का हिंदी अर्थ शिक्षा होता है।
शिक्षा शिक्ष धातु में आप प्रत्यय लगाने से बना है। देखिए अब एजुकेशन लैटिन भाषा के 3 शब्दों के मिलने से बना है। एजुकेटम, एजुशियर, एजुकेयर, शिक्षित करना, विकसित करना, आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख देंगे। आप जैसे ही आप इसको लिखेंगे आपका मैं गारंटी देता हूँ 4 से 6 लाइन भर जाएगा। जो आपका 50 या 100 शब्दों का होता है आप उसे क्या कर लेंगे, क्राइटेरिया को पूरा कर लेंगे और आपकी आंसर भी पूरी हो जाएगी। एक तरीके से आप पूरा फैक्ट भी लिख देंगे। ठीक है, इसमें जो कोई गलत चीज़ या कोई बनावटी चीज़ नहीं होगी। आगे चलिए, देखिए वेद कितने होते हैं। आपसे थोड़ा सा सीरीज में आपके जो क्वेश्चन था वेद कितने होते हैं, इस पर क्वेश्चन दिया था। देखिए आप कहेंगे वेद कितने होते हैं, कहेंगे वेद 4 होते हैं। देखिए वेद के संकलनकर्ता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। वेद कितने होते हैं, वेद 4 होते हैं। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। भारतीय संस्कृत का जनक आप पाएंगे सामवेद। मतलब इसके बाद गायत्री मंत्र हो गया, देवी सविता, इनकी जो कहानियाँ किसमें है, ऋग्वेद में है। जादू टोना के बारे में किसमें दिया, अथर्ववेद में दिया। ठीक है, देखिए आगे देखिए ऋग्वेद के पाठकर्ता क्या कहेंगे, होत्र कहेंगे। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहेंगे और सामवेद के उद्राद कहेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए यह जो दिया गया है स्नातक, वसु, रुद्र, आदित्य, यह क्या है। देखिए एक वेद के पाठकर्ता को स्नातक कहेंगे, 2 वेद के पाठकर्ता को क्या कहेंगे, वसु, 3 वेद के जो पाठकर्ता है ज्ञाता। देखिए 1 वेद के ज्ञाता, 2 वेद के ज्ञाता, 3 वेद के ज्ञाता, 4 वेद के ज्ञाता। क्योंकि मैं पाठकर्ता बोला हूँ उसे हम ज्ञाता कहेंगे। देखिए जो 1 वेद का ज्ञाता उसे स्नातक कहेंगे, जो 2 वेद का ज्ञाता उसे वसु कहेंगे, जो 3 वेद का ज्ञाता हो उसे रुद्र कहेंगे, जो 4 वेद का ज्ञाता हो उसे आदित्य कहेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए जो ऋग्वेद को जो पाठ करता है उसे होत्र कहते हैं। जो 1 वेद का पाठ करता हो, चाहे कोई भी 1 वेद, स्नातक कहेंगे। जो यजुर्वेद का पाठ करता है उसे क्या कहेंगे, अर्धवर्यु कहेंगे। लेकिन देखिए जो किसी भी 2 वेद का पाठ करता है उसे क्या कहेंगे, वसु कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों लिख दिया हूँ। ठीक है, देखिए इसे एक ट्रिक से कैसे याद करेंगे, स्नातक, वसु, रुद्र, आदित्य, या तो इसे आप इसी सीरीज में पढ़ लीजिए, 4-6 बार पढ़ के इसी तरह लिख लीजिए, स्नातक, वसु, रुद्र, आदित्य, आपको याद हो जाएगा। या तो एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले व्यक्ति स्नान करता है, मतलब 1 वेद का पाठ करता, सबसे पहले व्यक्ति स्नान करता है तो सबसे पहले करता है, मतलब सबसे पहला 1 होता है। 1 वेद के पाठ करता है स्नातक कहेंगे। देखिए वसु में 2 शब्द है, वसु में 2 शब्द है, 2 वेदों के पाठ करता हो गया। या आप कहेंगे रुद्र में भी 2 शब्द है, लेकिन रुद्र में भगवान शंकर होते हैं जिनके पास 3 आँखें हैं। ठीक है, तो रुद्र किसे कहेंगे, 3 वेद के पाठकर्ता को हम रुद्र कर देंगे। ठीक है, क्योंकि रुद्र का मतलब रुद्र है, भगवान शंकर, उनकी 3 आंखें हैं। ठीक है, आदित्य जो है यह 4 शब्दों से बना आदित्य, इसलिए यह 4 वेदों के ज्ञाता क्या कहेंगे, आदित्य कहेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मेरे द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा है आपको कैसा लग रहा है, आप लोग एक बार प्लीज़ जरूर कमेंट करिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आप किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं, आपका कौन सा सब्जेक्ट बहुत कमज़ोर है, प्लीज़ आप लोग उसे कमेंट करेंगे तो मैं उस पर कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा। देखिए आपको इस चैनल पे आपके जो जितने 6-7 जो मतलब आपके लगभग सेकेंड सेमेस्टर लगभग 7 सब्जेक्ट होंगे, मैं 7 सब्जेक्ट में बारी बारी में वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, आप लोग का परसेंटेज काफ़ी सुधर जाए। यदि आप हमसे पढ़ेंगे तो आपकी जो मतलब आपके एग्ज़ाम जो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए जो आपका ये सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है यह काफ़ी हार्ड होता है। जो लोग कहते हैं कि ये जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड होता है, फर्स्ट सेमेस्टर काफ़ी इजी था किंतु सेकंड सेमेस्टर काफ़ी हार्ड है। इसके लिए आपको अभी से ही मेहनत करना होगा, आप अभी से ही लग जाइए। देखिए ऐसा कहा जाता है जो लोग सेकंड सेमेस्टर पास हो जाते हैं वो लोग थर्ड और फोर्थ आराम से पास हो जाएंगे। हम लोग भी हमने भी बीटीसी ही किया है, जो हमारे सीनियर थे उस समय वो लोग हमें बताए थे। देखो जो सेकेंड सेमेस्टर होता है काफ़ी हार्ड होता है, यदि तुम सेकेंड सेमेस्टर को पास कर लोगे, सेकेंड मतलब थर्ड और फोर्थ तुम आराम से पास कर जाओगे। देखिए सेकेंड सेमेस्टर काफ़ी हार्ड होता है, इसलिए आप लोग अभी से ही मेहनत करिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।